Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज मैं आपको कराने वाली हूँ लेक्चर नंबर 34 जो कि है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का दूसरा पार्ट है ये। इससे पहले मैंने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट का मैंने आपको हिस्ट्री बता रखी थी और मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक के बारे में सारा कुछ, कि उसका पूरा टेन्योर कैसा रहा है एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन आता है, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी कर लिया है। एंड एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये फ्री कोर्स चल रहा है आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का। स्टार्ट हमने पॉलिटिकल थ्योरी से किया था, बट हमने पॉलिटिकल थ्योरी को थोड़ा ब्रेक लेके पहले इंटरनेशनल रिलेशन कवर करने की कोशिश की है। लेक्चर नंबर 34 है ये, तो इसमें आपको देख लेना आप पूरा जब मेरे चैनल पे विजिट करोगे। पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज चैनल में ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे सारी अप्रोचेस मिलेगी इंटरनेशनल रिलेशंस की। ठीक है, सारी अप्रोचेस मिलेगी। उसके अलावा भी अगर चैनल में देखोगे ना आप, तो आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी के अलग से लेक्चर वीडियोज़ हैं, बहुत सारे MCQs हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस से UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, एंड जो PSIR के स्टूडेंट हैं उनको डिटेल में सारी एनालिसिस मिलेगी। ठीक है, और नीचे जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है, चैनल दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कि यार आप क्या किया करो, लेक्चर्स को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। ये 3 तो बहुत मस्ट नीड है, ये आपको करना चाहिए। ठीक है, एंड उसके अलावा भी आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं NTA UGC नेट JRF की प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी में। सो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए आप ये मेरा जब कोड यूज़ करोगे ना, प्रीति बी लाइव, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब क्यों करना है सब्सक्राइब, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो अभी फ़िलहाल मेरा जो थ्योरी कोर्स है ये मई में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, एंड आपको पता ही होगा, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे आपको रेगुलर लिंक मिलते रहते हैं स्पेशल क्लास के। एंड स्पेशल क्लास में हम कितने सारे अमेजिंग MCQs करते हैं, आपको पता लगता है कि यार कितना डाइवर्स MCQ है। वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट। उसमें कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जाओ वहाँ पे देखो, उधर कंटेंट देखो कि मैं MCQ कैसे करा रही हूँ, और MCQ के बीच में भी मैं थोड़ी बहुत थ्योरी आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आप देखोगे प्लस में कि यार आपको पूरा ना प्लान स्ट्रक्चर्ड है, जैसे कि फुल लेंथ कोर्स है, MCQ है, PYQ है, हर वीक आपका टेस्ट होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, और हर 3 लेक्चर्स के बाद एक डाउट लेक्चर होता है। हर वीकली क्विज होती है, डेली आजकल हो रही है वैसे तो। मॉक टेस्ट होते हैं आपके, पूरे सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ होता है इसलिए। उसके अलावा एक और फीचर है जो आपके पास अवेलेबल है। देखो यहाँ पे तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, बट वहाँ पे रेज़ अ हैंड के थ्रू आप मुझसे बात करके, जैसे नहीं होता कि फ़ोन पे बात करके डाउट सॉल्व कर रहे हैं, वैसे आप मेरे से डाउट सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, अमेजिंग इंट्रैक्शन है। बाकी सारे फीचर्स आपको पता ही होगा। ब्रेटन वुड्स सिस्टम से आपको बता देती हूँ। चलो, ब्रेटन वुड्स सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में करा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको देखो क्या क्या कराया था, मैंने पहले वो बता देती हूँ, और फिर आज क्या करने वाले हैं वो शुरू करते हैं। आज हम IMF पढ़ेंगे। ब्रेटन वुड्स की मैंने पूरी हिस्ट्री बताई थी, क्यों हम इस सिस्टम में, नए इकोनॉमिक सिस्टम क्यों हमने फोर्स किया, वो सारा चीज़ बताया था मैंने आपको। उसके अलावा मैंने देखो वर्ल्ड बैंक के एक एक मैंने फेज़ बताया था कि हर एक फेज़ में वर्ल्ड बैंक ने कैसे काम किया है। और वर्ल्ड बैंक में मैंने आपको ये भी बताया था कि यार वर्ल्ड बैंक ना 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है। ठीक है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IDA, IFC, मीका, ICSID, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी विजिट करके बताया था कि यार क्या क्या उनका एम या मोटो है। देखो कभी भी तुम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हो ना कोई भी, उसकी इंटरनेशनल, उसकी जो वेबसाइट है ना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे पक्का पक्का लॉगिन किया करो, वहाँ पे पक्का पक्का जाके देखा करो कि दुनिया में क्या चल रहा है, राइट। तो चलिए बात करते हैं आज IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड। ठीक है, अब मौद्रिक व्यवस्था क्या होती है, जैसे आपको पता है हमारी कंट्री में आपके पास ऐसे नहीं होता कि यार आपके पास RBI है, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसीज़ होती है जो आपके पूरे कंट्री में किस तरीके से प्राइजेस, किस तरीके से आपका इंटरेस्ट रेट, या फिर पूरी आपकी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये कैपिटल का फ्लो, कि आपका कैपिटल का फ्लो किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से आपकी पैसे की वैल्यू होगी, किस तरीके से आपका इन्फ्लेशन होगा, किस तरीके से इंटरेस्ट रेट होंगे, क्या ब्याज दरें होंगी, किस तरीके से आपकी जो पैसा है वो पूरी मार्केट में घूमेगा। तो उस पैसे की जो घुमाव है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है और सिस्टम है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे आपका नेशनल लेवल पे हर किसी के कोई, मतलब हर कोई कंट्री में किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के पास, जैसे अभी हमारे इंडिया में आप बोलोगे कि RBI के पास वो है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है हर 2 महीने के बाद। ठीक है, वैसे ही आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी
मॉनेटरी फंड है, ये क्या करता है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा किस तरीके से घूमेगा, क्या इंटरेस्ट रेट होंगे, किस तरीके से अगर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, समझ लो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि यार आपने एक्सपोर्ट कम करा है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और आपके ना बार बार ऐसा हो रहा है कि आप पे डेब्ट बहुत ज़्यादा पड़े जा रहा है, तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये सब मतलब ऐसी कोई भी दिक्कत आ गई तो आपके लिए क्या है, एक ही आपके पास लास्ट रिसोर्ट है, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। आईएमएफ के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आईएमएफ बेसिकली आपका, मैंने आपको बताया था कि ब्रेटन वुड्स आपका, देखो जुलाई 1994 में एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन की, कहाँ पे, ब्रेटन वुड्स में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका क्या हुआ था कि यूएसए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री निकल के आ गई, एंड इतना ही स्ट्रॉन्ग हो गई कि एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर, ठीक है, इस तरीके से दो गुट बन गए थे एंड कोल्ड वॉर हो गया था आफ्टर 1945। इवन ये जो डीकॉलोनाइजेशन है कि यार कॉलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए, इन सबको भी आपका यूएसए ने ही सपोर्ट किया था, राइट। अब मैंने आपको बोला था कि यार एक कंट्री बहुत स्ट्रांग बन के आ रही है, और उससे पहले क्या होता था कि हमारे वर्ल्ड में एक्सचेंज रेट ना गोल्ड के उसमें होता था कि यार 1 ग्राम गोल्ड कितने में आता है, हर एक कंट्री अपने अपने पैसे के हिसाब से उस तरीके से एक्सचेंज रेट होता था। बट आफ्टर दिस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहीं ना अधिपत्य यानी कि हेजेमनी आपको देखने को मिलेगी यूनाइटेड स्टेट्स का। सबसे पहले वो हेजेमनी आई इनके डॉलर के रूप में कि यार अब ना आपने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया डॉलर से, कि यार अब डॉलर के अगेंस्ट हम देखेंगे, आज भी हम क्या देखते हैं, हमारे रुपए स्ट्रांग है या वीक है, डॉलर के अगेंस्ट आप बहुत ज़्यादा प्राइस देखते हो कि यार रुपए का प्राइस गिर गया है, बढ़ गया है, इस तरीके से आप देखते हो ना, कंपेयर करने की कोशिश करते हो ना, तो ये सिस्टम आपका इधर से आया था। ब्रेटन वुड्स से आपको मैंने बताया था 2 संस्थान आई थी, वर्ल्ड बैंक जो हम पढ़ चुके हैं, और आईएमएफ। आईएमएफ में क्या हुआ, देखो 44 कंट्री थी, उन्होंने इधर क्या किया, इन्होंने कोशिश की एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक पूरा ऐसा संस्थान, पूरा एक सिस्टम बनाते हैं किसका, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का, कि किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से करेंसी यानी कि मुद्रा आपकी मतलब कम्पीट करेगी, किस तरीके से उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, ये है ग्रेट डिप्रेशन। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि यार ये कंट्रीज़ है ना, इनको अगर हम दे देंगे ना पावर कि यार आप अपना करेंसी को मतलब मैनेज करो या फिर एडमिनिस्टर करो, तो क्या हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा ना अस्थिरता यानी कि अनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो एक स्टेबिलिटी के लिए ना एक कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए, एक इकोनॉमिक कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। ये हमने ग्रेट डिप्रेशन 1930s का था, एक्चुअली क्या हुआ था 1929 में मार्केट क्रैश हुई थी एंड टिल 1935 बहुत ज़्यादा हो गया था, एंड उसी के परिणाम स्वरूप जो हर कोई कहते हैं, हर कोई प्रोटेक्शनिज्म अपनाने लगा। हमें ये इतना समझ में आ गया कि अगर ये जो मौद्रिक करेंसी अगर गिरती है तो हर कोई क्या करता है, हर कोई ये सोचता है कि यार बाहर वाले हमारे उधर क्यों एक्सपोर्ट करें, हम अपने डोमेस्टिक वाले को बढ़ावा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सो दैट हमारी करेंसी स्ट्रांग हो। तो एक तरीके से ना आप देखो कि ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शनिज्म कहीं ना कहीं आपका डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं आपका लिबर्टी के अगेंस्ट जाता है। अगर ये सारी होती है ना, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पे इंटरनेशनल अगर रिलेशंस में बोलूँगी, जहाँ पे ऑलरेडी इतनी अनारकी है, अराजकता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके कॉपरेशन में। और ये भी कहा भी तो गया है कि यार अगर तुम एक दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादा होगे ट्रेड के पर्पस में, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी, तो आपके चांसेस कम होंगे आप में विवाद होने के, आप में कॉन्फ्लिक्ट होने के, और पीस ज़्यादा इस्टेब्लिश होगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस वजह से हमारा मिशन क्या है कि स्टेबिलिटी को इंश्योर करना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। इसलिए हमें क्या करना है कि यार हमें एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है। अच्छा देखो, अनस्टेबल एक्सचेंज रेट होंगे तो क्या होगा, समझ लो मैं यूएसए की एक सिटीज़न हूँ, मैं यूएसए की कंपनी हूँ एक, समझ लो, ठीक है, और मैं आपको मतलब मेरे को इंडिया की किसी कंपनी में पैसा लगाना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, एफडीआई करानी है, या फिर मुझे शेयर्स खरीदने, कुछ भी मेरे को एफआईआई या इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यार मैं देखूंगी यार मेरा डॉलर के अगेंस्ट रुपी का क्या एक्सचेंज है। अगर तो ऐसा है कि आज $1 की वैल्यू 10 रुपये है, कल $1 की वैल्यू 1 रुपये हो गई, परसों $1 की वैल्यू 100 रुपये हो गई, इतनी अस्थिरता है, मुझे पता ही नहीं कि यार मेरा 10 साल बाद या 5 साल बाद क्या प्रॉफिट होगा, क्या नहीं होगा, मैं कुछ अनुमान ही नहीं लगा पाऊंगी। इस वजह से आपका एक्सचेंज रेट को आपका एकदम स्टेबल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो पेमेंट्स है उनको अपनी कंट्री में, ठीक है, आप कंट्री ये मतलब बिल्कुल एक आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, सेफ़ है, ये सारी चीज़ें। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम हमारे सिटीजन्स कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट ये गारंटी तो होनी चाहिए ना। अब वो गारंटी कौन लेगा, दैट इज़ आईएमएफ, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले आया था।
ठीक है, आईएमएफ। तो अब आईएमएफ का काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आईएमएफ का काम होता है, एक सेकेंड, आईएमएफ का काम होता है सर्वेलेंस, यानी कि निगरानी रखना या फिर नियंत्रण करना, मॉनिटरिंग करना, ये सब इसके काम है। ये बोलते हैं कि यार ये स्टेबिलिटी रहे इस, और इससे क्या होगा, अगर स्टेबिलिटी होगी तो क्राइसिस नहीं होगा, जैसे ग्रेट डिप्रेशन जैसे क्राइसिस नहीं होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्मूथ आपका ट्रेड चलेगा, आपका एक्सचेंज रेट होगा। और आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ ना मॉनिटर करता है हर एक मेंबर कंट्री को कि यार जो कंट्री की पॉलिसीज़ है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में सुना होगा कि हर आईएमएफ ना हमेशा कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन देता रहता है कि यार इस कंट्री की जीडीपी इस साल इतनी होगी, ठीक है, इसमें इसमें यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे सही नहीं है, हमेशा वो देखता रहता है। कैसे पता चलता है उनको, क्योंकि वो मेंबर कंट्रीज़ की ना नेशनल, राष्ट्रीय, रीजनल, क्षेत्रीय और ग्लोबल आपके वैश्विक सारी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और फाइनेंशियल डेवलपमेंट देखता है, ठीक है, एक फॉर्मल सिस्टम में, जिसको बोलते हो आप सर्वेलेंस, ठीक है। ये सब पे आपकी आईएमएफ की नज़र होती है। आईएमएफ क्या करता है, इसके बाद आपकी एडवाइस भी देता है मेंबर कंट्रीज़ को और प्रमोट करता है पॉलिसीज़ जो डिज़ाइन की गई है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि आर्थिक स्थिरता के लिए, ताकि आपकी वल्नरेबिलिटी, यानी कि यार देखो कि अगर समाज में कुछ उथल पथल हो रहा है तो आपको फ़र्क ना पड़े, वो चीज़ कम हो, आप वीक ना हो, आप स्ट्रॉन्ग ही रहो, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, और आपका जो एक ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़े। ये भी प्रोवाइड करता है असेसमेंट, ठीक है, एक तो एडवाइस करेगा कि यार कैसे कैसे कर लो, और उसके बाद असेसमेंट देगा, ठीक है। असेसमेंट इसकी ना काफ़ी सारी इसकी रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलती है, और आपने सुनी भी होगी एग्जाम आपने पेपर में, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपने सुना होगा, एक आप इसकी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपने सुनी होगी। इसके अलावा आप देखोगे फिजिकल मैटर हो गए, टैक्स रिलेटेड मैटर, एक्सचेंज रेट, हर एक चीज़ पे आपने इनकी कुछ ना कुछ सुनी होगी। जैसे आपको एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट कि आपका एक्सटर्नल सेक्टर कैसे चला है, रीजनल बेस्ड, जैसे कि पूरे वर्ल्ड के लिए अलग से ये सजेशंस होते हैं, इनके पास रीजन के लिए अलग से सजेशन हो गया कि यार साउथ एशिया में क्या हो रहा है, पैसिफिक कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, आपका यूरोप में क्या हो रहा है, ये वाले सजेशन होते हैं। नेशनल कंट्री बेस्ड सजेशन, रीजनल, हर एक चीज़ में इनके सजेशंस होते हैं, हर एक चीज़ में इनकी निगरानी होती है, मॉनिटरिंग होती है। सो आईएमएफ का मेनली काम क्या है कि ये जो बैलेंस है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का, ये जो स्टैंडर्ड का, ये जो एक्सचेंज रेट का, ये आपका एकदम क्या रहे, बैलेंस रहे, इसमें कोई अस्थिरता ना आए। दूसरा इसका काम क्या है कि समझ लो अब अस्थिरता आ गई, ठीक है, अस्थिरता आ गई समझ लो, ठीक है। अब एक सेकेंड दूसरी तरह से कराती हूँ, ठीक है। समझ लो आपकी अस्थिरता आ गई, तो अस्थिरता आने के बाद आपका क्या होगा कि यार समझ लो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। मैं बता देती हूँ तुमको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका कम हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, समझ लो यार कि आपने ना क्या करा था, इस साल ना 10 चीज़ें एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 100 रुपये का माल क्या करा है आपने, एक्सपोर्ट किया है, और इंपोर्ट कर लिया आपने 200 रुपये का माल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब आपको अपने पास से 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इस साल आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका 100 रुपये तो इसमें चले गया। तो हमेशा ये साल साल बार रिपीट होता रहता है ना, तो क्या होता है कि कंट्री जो भी पैसा कमाती है ना, वो आपका पिछली बार के इंपोर्ट बिल भरने के लिए चल जाता है। इसमें क्या है कि यार हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ही नहीं हो पा रहा, इस साल का आधे से ज़्यादा पैसा हम उसमें जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारी अगले साल के लिए इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, और बार बार ये स्ट्रक्चर अगर रिपीट होता जाता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब मैं आपको ना एक ना इंडिया और आईएमएफ में रिलेशन क्या है ना एक बार ये बता देती हूँ, सो दैट आप समझ सको कि यार हम लोगों ने ना स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी क्यों लेके आए, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म क्यों लेके आए। हमेशा आप बोलते हो ना कि यार बाहर के लोगों के मतलब इन लोगों के कहने पे हम रिफॉर्म लेके आए हैं, क्या हमारी सोवरेनिटी नहीं है। तो आज इस चीज़ का मैं आपको जवाब देती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, सबसे पहले इंडिया और आईएमएफ के बारे में बात करूं तो इंडिया ना आपका फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ का, यानी कि स्टार्टिंग से ही इंडिया मेंबर है। इंडिया ने ना देखो, इंडिया ने काफ़ी बार आईएमएफ से असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस लिए, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत होता था। हम आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़े गरीब हो गए थे, क्योंकि हम तो थे तो हम सोने की चिड़िया, बट बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल हमारा जो पैसा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से हमारा सिस्टम पॉलिसीज इस तरीके से थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू के टाइम में कि यार हम इतने नहीं रहे थे, हमारी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी
अच्छी नहीं रही थी। एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था जिसमें 70-75% जो लोग डिपेंडेंट थे, वहाँ पे क्या हुआ, हमें काफ़ी लॉसेस था। इंडस्ट्री हमारी डेवलप नहीं थी, सर्विस सेक्टर तो भूल ही जाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो इसलिए हमें बार बार ना असिस्टेंट देनी पड़ती थी। तो अब हमने एक बात बता देती हूँ, हमने 1993 के बाद कभी भी आईएमएफ से असिस्टेंस नहीं दी है। और आपको पता है हमने इससे पहले भी जितने लोन्स लिए थे ना आईएमएफ से, वो 31 मई 2000 तक वो हमने पूरे उधर भर दिए हैं, उसके बाद नहीं दिया है। आपको पता है आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव का है, आईएमएफ का कि क्या उद्देश्य है। आईएमएफ का उद्देश्य है कि मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एक माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एक मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। मैक्रो होता है कि बड़े स्तर पे, ठीक है, बड़े स्तर पे मैं यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपके कंट्री एट लार्ज या फिर आपके वर्ल्ड एट लार्ज को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि समझ लो अगर पूरे इंडिया में अगर महंगाई होगी या फिर पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी अगर ब्रेंट ऑयल का दाम थोड़ा महंगा होगा, यानी कि पेट्रोल महंगा होगा, तो उसका फ़र्क पूरी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा ना। तो ऐसे फैक्टर, तो इन सब फैक्टर को पे ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है उसको आईएमएफ देखता है, पहली चीज़। दूसरा एलिवेशन ऑफ पावर्टी, ठीक है, ये कोशिश करता है आईएमएफ कि यार आपका क्या हो कि लोग पावर्टी से, गरीबी से मुक्त हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, आर्थिक स्थिरता रहे। पॉलिसी में एडवाइस करता है, मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसमें एडवाइस करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। कॉपरेशन सहयोग देता है आपको मॉनेटरी सिस्टम में। प्रमोट करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कि आपका जो एक्सचेंज रेट है रुपी के अगेंस्ट, उसकी स्थिरता रहे, और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम की भी, राइट। इस तरीके से ये आईएमएफ के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, इंडिया और आईएमएफ का क्या रोल है मैं बताती हूँ। इंडिया आईएमएफ में क्या है, आईएमएफ में ना इंडिया रिप्रेजेंट करता है आईएमएफ में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के थ्रू। आपको पता है एक 24 या 25 लोगों का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो इंडिया को ही नहीं, सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को भी रिप्रेजेंट करते हैं आईएमएफ में। आपको पता है एक एसडीआर होता है। अब बोलोगे आप एसडीआर क्या होता है। देखो हर एक कंट्री की अपनी कुछ ना कुछ करेंसी होती है, ठीक है, हर एक कंट्री की कुछ करेंसी। हमारी रुपी है, अगर आप यूके बोलोगे पाउंड है, यूरोप बोलोगे तो कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूरो अपनाया है। आपको पता है क्या बोलते हैं, डॉलर है यूएसए का, कैनेडियन डॉलर अलग से है, ठीक है। इस तरीके से अब चाइना का रेमनिम्बी, इस तरीके से अलग अलग करेंसी है। अगर मैं इनमें से किसी भी एक करेंसी को ऐसा बना दूं कि यार इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सचेंज इस करेंसी पे होगा, जैसे कि आपने देखा था डॉलर पे है, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं बोलोगे कि यार जो वर्ल्ड का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं पार्शलिटी कर रहा है डॉलर की साइड में, मतलब हमेशा। तो ये अनफेयर सा नहीं लगता आपको? बिल्कुल लगता है। और ये चीज़ हमें नहीं लगी थी, सबसे पहले ये चीज़ लगी थी आईएमएफ को। इसलिए आईएमएफ ने बोला ना कि यार मैं ना अपनी एक खुद की करेंसी निकालता हूँ। मैं एक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ खुद की करेंसी, बट ऐसा ही नहीं है, ठीक है। एक इन्होंने बोला कि मैंने एक सिस्टम निकालता हूँ, दैट इज़ एसडीआर। इसे आपको याद हो जाएगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इन्होंने बोला यार मैंने ना ये वाला सिस्टम ना बहुत अमेजिंग है, इसको निकालता हूँ एसडीआर। इसका मतलब क्या है, आईएमएफ ने बोला कि यार अपने को भी मेरे को भी अपनी करेंसी चाहिए, मेरी भी बहुत अच्छी इमेज है, मैं अपनी करेंसी चाहिए। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है एसडीआर, आप अपनी करेंसी निकाल लो। अब एसडीआर पहले होता क्या है वो देख लेते हैं। एसडीआर कहीं पे एक्सप्लेन कर रखा है, चलो मैं बता देती हूँ, चलो ठीक है। ये होता है आपका कि आपकी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आपकी करेंसी है। अब क्या होता है ना, आपके पास जितने एसडीआर है, हर एक कंट्री को ना कुछ परसेंटेज ऑफ एसडीआर मिलता है। टोटल कितने हैं, टोटल आपको पता है 100% है। 100% में से हर एक कंट्री को, मेंबर कंट्री को कुछ ना कुछ परसेंटेज और एसडीआर मिलता है। एंड जितनी उसको परसेंटेज मिली है ना, उस हिसाब से वोट्स होते हैं, उतने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलते हैं। तो अभी करंटली इंडिया के पास 2.75% एसडीआर है और 2.63% ऑफ वोट्स हैं आईएमएफ में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। फर्दर अगर मैं बात करूं कि आईएमएफ के बारे में, तो बताना चाहती हूँ कि यार आईएमएफ ने, आपको पता है एसडीआर टोटल पता है अभी कितना है। 23 अगस्त 2021 में आईएमएफ के पास टोटल एसडीआर आपको पता है कितना भी था। उसमें से जो 2.75 था वो इंडिया को दिया था, और 2.75 हमारे पास पता है कितना है, दैट इज़ 12.57 बिलियन एसडीआर, जो इक्वलेंट है 17.86 बिलियन डॉलर के। इतना हमारे पास इंडिया को दे रखा है लेटेस्ट 23 अगस्त 2021 को। हमेशा क्या होता है, रिव्यू होता रहता है, हर एक कंट्री को देखते रहते हैं कि यार कितनी वो डेवलप हुई है, कहाँ कितनी आगे बढ़ी है, उस हिसाब से उसको एसडीआर मिलता है। एसडीआर होल्डिंग आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है आपका। और एसटीआर आपको मतलब बेसिकली आपको एक पावर देता है कि कितना परसेंटेज ऑफ वोट्स होगा, राइट। आपको पता है टोटल 456 बिलियन जो है एसडीआर में से हमें कितना मिला है, 12.57 बिलियन अभी रिसेंटली,
ठीक है, 12.57 इंडिया को मिला, दैट इज़ आपका 2.75%। एंड वोटिंग कितना है, 2.63, ये याद होनी चाहिए। आईएमएफ के अंदर ना अगर एक मेंबर कंट्री है ना, आपको पता है कभी कभार आपने एक चीज़ सुनी होगी, मैं बताती हूँ। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि यार आपका डॉलर बोलते हो ना कि $1 की वैल्यू समझ लो 10 रुपये है नहीं, अभी तो बहुत ही ज़्यादा है। $1 की वैल्यू दूसरा केस में 20 रुपये है, ठीक है, और तीसरे केस में $1 की वैल्यू 70 रुपीज़ है, ठीक है। 3 केस मैं आपको देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा ये डॉलर के अगेंस्ट अगर मेरा रुपए ऐसे गिरते रहेगा मतलब $1 को ख़रीदने में इतने ज़्यादा रुपए लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि यार अगर इनको हमारी जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट कराने में बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर पहले जो $1 से 10 रुपये का सामान इंडिया का ख़रीद सकते थे, अब वो $1 से 70 रुपये का सामान इंडिया का ख़रीद सकते हैं। डैट मीन्स क्या हुआ कि यार रुपये की तो वैल्यू गिर रही है, हमें ज़्यादा सामान देना पड़ रहा है, हमें कम पैसा मिल रहा है। एक तरीके से यही तो मतलब हुआ। इसको सही करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आपने ये सुना होगा जो चीज़ कम होती है ना वो चीज़ ना बहुत ही कॉस्टली होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डॉलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा लूँ अपनी इंडियन इकॉनमी में, तो फिर इंडिया और डॉलर और रुपये का बैलेंस एक सही हो जाएगा। डॉलर और रुपये का एक कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, जो सही होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें मेरे SDR कहाँ से काम आएंगे, तो मैं बताती हूँ। देखो कोई भी IMF में कोई भी मेंबर कंट्री है ना, वो अपने, ठीक है, आपको जितना कोटा दे रखा है, कोटा कितना दे रखा है, 12.87 आपका बिलियन, $67 बिलियन, ठीक है, बिलियन SDR सॉरी। इतने कोटे में से आपके पास इतनी पावर होती है कि इस टोटल कोटा जितना दे रखा है उसका एक चौथाई जो आपका पैसा है उससे आप फॉरेन करेंसी परचेज कर सकते हो। क्यों करोगे फॉरेन करेंसी, यार ये बैलेंस ना बहुत दिक्कत दे रहा था हमें, इसलिए करेंगे। और कौन से, बस 12 महीने में, ठीक है, 12 महीने में, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए ये जो आपको वैल्यू दे रखी है, ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। आपको पता है फॉरेन करेंसी, आपके पता है इंडिया कितनी फॉरेन करेंसी रख सकती है, मैं बताती हूँ इंडिया कितनी फॉरेन करेंसी रख सकती है, बिकॉज वो IMF की मेंबर है। जितना उसको कोटा दे रखा है ना, जितना कोटा दे रखा है उसकी 200% तक, यानी कि अगर आपका 18 पॉइंट समथिंग बिलियन वो है, तो उसके बाद आपका 32 बिलियन समथिंग, इतने आप क्या कर सकते हो, इतने वैल्यू की फॉरेन करेंसी रख सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म असिस्टेंट, गोल्ड असिस्टेंट कितने में भी आए, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं वही सोच रही थी यार मैंने कहीं तो लिख रहा हुआ था। 2 जनवरी 1917 में ये सिस्टम आया था स्पेशल ड्राइंग राइट्स का। स्पेशल ड्राइंग राइट्स बेसिकली गोल्ड को रिप्लेस करने के लिए आए थे, और रिजर्व करेंसी जैसे कि पाउंड, डॉलर, इसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा अनफेयर है, ठीक है। एक तरीके से ना पेपर मनी है ये, जो आपको US डॉलर के को रिप्लेस किया था, इसको आप पेपर गोल्ड भी बोलते हो, ठीक है। SDR को आप पेपर गोल्ड बोलते हो, इनफैक्ट IMF की करेंसी है। अब इंडिया ना बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा पैसा IMF से बोरो करता है। अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग में इंडिया ने सबसे पहले पैसा कब लिया, 31 मार्च 1971 में। इसने कितना लिया, हमने फॉरेन करेंसी ली थी कितनी, 817.5 करोड़ की। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद सिंस 1970 के बाद इंडिया को असिस्टेंस मिली, और उसकी जो मेंबर कंट्रीज थी IMF कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम इनकेस, ठीक है। ये इनके ना हमारे ना SDR थोड़ा बढ़ गया। अब इसमें क्या हुआ, इंडिया ने ना बार बार इधर पैसा लिया, किस किस चीज़ के लिए भाई, इंपोर्ट के प्राइसेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता था, खाने के लिए, फ्यूल के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ना बार बार पैसे लेते थे, ठीक है। 71 की बात थी। अब देखो अगस्त 1975 एमरजेंसी वाला ईयर, 753.8 करोड़ रुपीस लिए हमने, कि जब ऑयल क्राइसिस हुआ था। उसके बाद 207 करोड़ लिए। 1981 में तो हद ही कर दी, इंडिया ने बहुत ही बड़ा लोन लिया था 5000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को निपटाने के लिए, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, राइट। अब हुआ क्या ना, इंडिया काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है ये पैसे लेता था। तो इसमें हुआ क्या, जब वो 1990 के समय इंडिया को ज़रूरत पड़ी, तो IMF ने बोला कि यार देखो, अब बार बार आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो आप ना बार बार आप क्या कर रहे हो, आप ना सेम गलती कर रहे हो। यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, आपका इकोनॉमिक जो संरचना है, आर्थिक जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो सही नहीं है। तो आप ना इसको क्या करो, इसको रिफॉर्म करो, क्योंकि अगर आप इसे रिफॉर्म नहीं करोगे तो तुम मेरा लोन कैसे वापस करा पाओगे। तो तब आया आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। और वैसे भी आपको पता है कहीं ना कहीं
यूएस डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड एक और चीज़ होती है कि उस समय यूएस को कोशिश कर रहा था कि कैपिटलिज्म थोड़ा फैले, बट इस समय तक आपको पता ही था कि यूएसएसआर की इतना जीता नहीं है, यूएसएसआर हारने वाला है। तो आपने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि लोन लेने की ये इकलौती कंडीशन थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए 1991 में, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, एंड आप फिर हमने कहीं मुड़ के नहीं देखा। इसके बाद 1993 के बाद हमने कभी पैसे नहीं लिए और 2000 तक सारे लोन्स भी निपटा दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे हमारे लिए तो फ़ायदेमंद ही रहे हैं। एंड इंडिया क्योंकि उसकी इतने ज़्यादा स्किल्स हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन है, तो उसको सर्विस सेक्टर का जो एक तरीके से बोलूँगी ना कि ज़्यादा बड़ा, वो भी इसी में ही आपको देखने का मिलेगा, राइट। इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना तो 24 उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में ना 17वीं पोजीशन है, 8th लार्जेस्ट कोटा है आपके हमारे पास आईएमएफ का। और आईएमएफ में पता है आपको जो टॉप 5 जिसके पास लार्जेस्ट कोटा होता है ना, वो अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उनके लोग तो रिप्रेजेंटेशन में आते ही आते हैं और बाकी लोगों को इलेक्शन होता है, राइट। ये चीज़ मैंने यहीं पे बोल रखी है, यही लिख रही हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इंडिया ने फिर बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया भी किया, बाद में तो इंडिया थोड़ा अच्छा भी करने लग गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान ऑफ आईएमएफ 2002 में, उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने रुपी को कैश बना सकते हो यहाँ पे, मतलब आप क्या कर सकते हो, आईएमएफ की कोई भी मेंबर कंट्रीज ना रुपी में भी लोन ले सकती है, ठीक है। ये हमने सिस्टम कर में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको पता है कि हमने 2002 से 31 दिसंबर 2010 तक 17 परचेज की ट्रांजैक्शन की हैं इतने मतलब एसडीआर की, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडिया ने अपना बहुत सारी सही इतने ना बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखी है, जैसे नोट परचेजिंग एग्रीमेंट, आपके न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, ये सारी चीज़ें हमने इधर देखने को मिली है। अब तुमको ना थोड़ा एक बार आईएमएफ की ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ। वैसे लेक्चर का मैंने आपको बता दिया है, बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमने आईएमएफ के बारे में पढ़ा, इंडिया और आईएमएफ के बारे में क्या रिलेशन है वो पढ़ा। अब थोड़ा आईएमएफ घूम के आते हैं कि यार दिखता कैसी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत अमेजिंग होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा ना आप कोई भी आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो आपका, ठीक है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, हमेशा पहले अबाउट वाला पढ़ते हैं, हमेशा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में ज़रूर जाओ। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखो अबाउट ये बोलते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, सतत विकास चाहिए, सबकी समृद्धि चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, मॉनेटरी कॉपरेशन हो। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इंपॉर्टेंट है, जॉब क्रिएशन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक वेल बींग में इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बारे में थोड़े बहुत देखो फैक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे। 190 मेंबर हैं, ठीक है, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इतने लैंड करते हैं ये, और हर एनुअल रिपोर्ट्स हैं इनकी, की टॉपिक्स देख लो। आईएमएफ की हिस्ट्री देख रहे हो, देखो किस तरीके से सबसे पहले देखो कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, अफ्रीका के विकास में, वियतनाम वॉर जो ऑयल क्राइसिस हुआ था वहाँ पे, डेथ क्राइसिस में, हर जगह उन्होंने किस तरीके से अपना काम किया है। देखो ये हिस्ट्री अमेजिंग होती है, ठीक है। अब डेप्ट ये अभी अगर फ़िलहाल मैं बात करूँगी तो कोविड-19 में भी इन्होंने बहुत सही काम किया है। अगर और बात करते हैं अ, एक सेकेंड, इसका ना विजन वाले का, ओके, इसका विजन अभी नहीं दे रखा, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सर्विलेंस, लैंडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, देखो कब क्राइसिस, डोमेस्टिक फैक्टर में, एक्सटर्नल फैक्टर, हमेशा लैंडिंग क्या हो रही है, किस तरीके से हो रही है, तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसलिए हमेशा ना ऑफिशियल साइट ज़रूर विज़िट किया करो, हमेशा विज़िट करना बिल्कुल मत भूला करो ऑफिशियल साइट, बिकॉज उससे क्या होता है ना, उससे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है, उसकी एक्चुअल वर्किंग पता चलती है, ठीक है। तो हमेशा, अच्छा आईएमएफ कहाँ पे है, ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखना। ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस है इसका आंसर, बट स्टिल यू कैन राइट। तो चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं मिलती हूँ आपसे कल नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।